हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज की वीडियो में गाइस हम एक इंग्लिश का एक टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है पैराजम्बल्स। आप सभी ने कभी ना कभी पैराजम्बल्स के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई किए होंगे। बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, बहुत सारे लोगों को ये टाइम वेस्टिंग लगता है एग्ज़ाम के सिचुएशन में। बट आज मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पिक किए पैराजम्बल्स के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कुछ नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको गाइस बता दूं, ये जो भी क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं ये सब न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड हैं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर्स में उनके पैटर्न चेंज हो गए हैं। इंग्लिश का बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो ये सारे न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं, तो आपको इस क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। तो क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं इसमें। तो चलिए गाइस हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है। आपसे मैं बोलूँगा पहले आप खुद से एक बार स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। अगर कुछ इशू आता है तो फिर मैं आगे वीडियो को अब यहाँ पे आंसर बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यह 6 सेंटेंसेस है। इसमें अगर मैं आपको बता दूं, ये जो आप देखोगे सेकंड सेंटेंस जो है वो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। तो इसके लिए बता दूं, ये जो ग्रीन कलर का सेंटेंस है ये प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, मतलब ये सेकंड प्लेस पे ही रहेगा। और बाकी के जो 5 ऑप्शंस है उनको आपको रीअरेंज करना है। तो बता दूं गाइज, ये जो सेकंड ऑप्शन है ग्रीन कलर में, उसका प्लेस सही है, वो सेकंड प्लेस पर ही रहेगा। जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो सब अरेंज नहीं है, तो आपको बस उनको अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस पॉज करके स्क्रीन, और मैं अब आपको ये इसका आगे का सॉल्यूशन बताता हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पे सेकंड सेंटेंस तो ये ग्रीन वाला होगा। सम पीपल एट्रीब्यूट इट टू द इंक्रीजिंग ग्रीडीनेस अमॉन्ग द मेडिकोस। ठीक है, ये सेंटेंस वहीं पे रहेगा। अब हमें पहला सेंटेंस खोजना है इसमें कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। तो आइए हम पहले से स्टार्ट करते हैं एज्यूमिंग से। एज्यूमिंग डेट ऑल दीज रीजन्स, बस इतना ही पढ़ के हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी रीजन्स की बात हो रही है। देखिएगा, एज्यूमिंग डेट ऑल दीज रीजन्स, ये सारे रीजन्स को अगर हम एज्यूम करें तो भाई कुछ रीजन्स की बात हो रही है। अगर कुछ रीजन्स की बात है तो वो रीजन्स कहाँ है, पहले तो वो रीजन्स बताएगा फिर ये सेंटेंस आता। तो इसीलिए ये तो पहला सेंटेंस बिल्कुल नहीं होगा, इससे हमें पता चल गया है। द इम्पैक्ट, अब हम सी नंबर सेंटेंस देखते हैं गाइस। द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, अब देखिए यहाँ पे भी द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, मतलब इन कारणों को अगर का जो इम्पैक्ट है, तो भाई कुछ तो कारण होंगे ना, पहले वो उन कारण को तो बताओ, फिर तो उसका इम्पैक्ट बताएंगे, उसका इफेक्ट बताएंगे। तो वो कारण ही जब हमें पता नहीं तो हम पहले ही इम्पैक्ट कैसे ला देंगे। इससे हमें पता चल गया ये सी नंबर भी जो है इसका पहला सेंटेंस तो नहीं होने से रहा। अब देखते हैं एक बार हम, हेल्थ केयर कॉस्ट्स हैव बीन स्काई रॉकेटिंग इन आवर कंट्री। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यस, अब हमें पता है कि ये सेंटेंस चांसेस हैं इसके फर्स्ट पे आने, क्योंकि यहाँ पे कुछ रीजंस के बारे में आगे की सेंटेंस नहीं बता रहा है। ये कुछ एक मेन सेंटेंस जैसा लाइन लग रहा है कि हाँ, कोई अगर प्रॉपर पैसेज स्टार्ट होगा तो इस लाइन से हो सकता है कि हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत हाई जा रहा है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं आगे की भी सेंटेंस एक बार। ये तो बट हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस, एक बार हम आगे भी देख लेते हैं। ई नंबर सेंटेंस है, द मेजर्स इंक्लूड योगा क्लासेस विद एम्पैथी। अब देखिए यहाँ पे भी द मेजर्स इंक्लूड योगा क्लासेस, तो भाई पहले मेजर के बारे में कुछ बात हुई तभी तो आगे बताएगा कि ये मेजर में ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। अब उस मेजर के बारे में पहले बात होगी तभी तो आगे उसके बारे में बताएंगे उसमें क्या इंक्लूड होता है। यहाँ पे तो पहले बात हुई नहीं, अगर इसको फर्स्ट सेंटेंस हम डाल दें तो उससे पहले वाला सेंटेंस तो कोई नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये भी ई भी जो है, ई ऑप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा फर्स्ट सेंटेंस। और एफ सेंटेंस में, एफ में लिखा हुआ है सर्टेन अदर फील्स डैट इट इज़ बिकॉज ऑफ। देखिए यहाँ पे भी सर्टेन अदर्स फील डैट इट इज़ बिकॉज। अब भाई कुछ और लोग जो हैं वो फील करते हैं। अब भाई किसके बारे में फील करते हैं, क्या करते हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, वो तो हमें पता नहीं है अगर ये हम इसको फर्स्ट सेंटेंस डाल दें। तो इससे हमें इतना पता चल गया कि इन सारे सेंटेंस को जब हमने पिक किया है तो डी ही ऑप्शन एक ऐसा बच रहा है जो हमें लग रहा है कि हाँ वो फर्स्ट पे जो है हो सकता है। तो एक बार हम यहाँ पे डी ऑप्शन में फर्स्ट मार्क कर देते हैं। अब देखिए गाइस, हेल्थ केयर कॉस्ट हैव बीन स्काई रॉकेटिंग इन आवर कंट्री। दूसरा ऑप्शन तो वहाँ पे हमें पहले से पता है, सम पीपल एट्रीब्यूट इट टू द इंक्रीजिंग ग्रीडीनेस अमॉन्ग द मेडिकोस। ठीक है,
यहाँ पे सम पीपल जो है कुछ इसको बोलते हैं आजकल जो लालच बढ़ रही है मेडिकोज की तरफ, दवाइयों की तरफ, इन सब की वजह से तो हेल्थ केयर का कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आजकल कुछ भी छोटा से छोटा चीज़ में लोग दवाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। अब आगे सेंटेंस देखते क्या हो सकता है। सम पीपल एट्रीब्यूट, मतलब कुछ पीपल ये बोलते हैं कि इसका रीज़न जो है मेडिकल मतलब दवाइयों की यूज़ ज़्यादा हो रही ये है। उसके बाद कुछ और पीपल भी कुछ बोलेंगे, जब कुछ पीपल ये बोलते तो कुछ अलग बातें भी करेंगे। तो वहाँ पे आता है फिर एफ सेंटेंस, सर्टेन अदर्स फील दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस इन पीपल लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। मतलब देखिए, कुछ पहला सेंटेंस हो गया हेल्थ केयर कॉस्ट हैव बीन स्काई रॉकेटिंग इन आवर कंट्री, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है बहुत बढ़ रही है। अब उसके बाद भाई आगे क्या बोलेगा इंसान कि कुछ पीपल को लगता है कि ये क्योंकि दवाइयों की ज़्यादा यूज हो रही है इसलिए हो रहा है, बट कुछ अलग पीपल ये भी फील करते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत बेकार हो गई है, ईटिंग हैबिट्स पैटर्न गलत हो गई है, इन सब की वजह से। इसीलिए अगर हम देखें तो थर्ड सेंटेंस जो एफ़ का ही बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी जो है वो मेजर्स की बात कर रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर। अभी तक मेजर देखिए, वन में हेल्थ केयर कॉस्ट स्काई रॉकेटिंग इन आवर कंट्री और सम पीपल एट्रीब्यूट इट टू इंक्रीजिंग ग्रेड। यहाँ पे अभी तक कोई भी मेजर की बात नहीं आई, मेजर्स की किसी भी तरह की बात नहीं आई है, कुछ कौन से स्टेप्स लेंगे कौन से, अभी तो ऐसी कुछ बात नहीं आई है। तो सी ऑप्शन इम्पैक्ट ऑफ दिस मेजर्स कैसे आ जाएगा। सिमिलरली ई ऑप्शन भी है, किसी मेजर्स की बात नहीं हुई, तो यहाँ पे भी योगा क्लासेस इस सब की बात कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस हमें पता चल रहा है कि एफ नंबर होगा, कि कुछ पीपल सोचते हैं कि ये दवाइयों की यूज़ ज़्यादा हो रही है इसलिए हो रहा है, और कुछ और ये भी सोचते हैं कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गई है। तो यहाँ पे मैं एक बार 3 मार्क कर देता हूँ एफ पे। तो अब 1 ये है 2, अब हमें यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन पता हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, पहले बताया कि हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, दूसरे में बताया कुछ मानते हैं दवाइयों की यूज़ ज़्यादा हो रही है इसलिए, कुछ तीसरे में बताया कि कुछ सोचते हैं कि हाँ आजकल हमारी पैटर्न बहुत बिगड़ गई है खाने पीने की, उठने जागने की, इसलिए। उसके बाद आदमी क्या बोलेगा, ये देखिए ये जो 2 पॉइंट बताए हमने, कुछ मानते हैं कि दवाइयों की यूज़ ज़्यादा हो रही है, कुछ मानते हैं कि स्लीपिंग पैटर्न ईटिंग पैटर्न बेकार हो गई है इसलिए लोग मतलब दवाइयों की यूज़ बढ़ गई है, हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ी क्योंकि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो ये जो 2 हैं, ये 2 रीज़न्स दिए हैं लोगों ने कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब इस रीज़न पे बात होगी, अगली पॉइंट जो होगी ज़रूर इस रीज़न के ऊपर कुछ होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इम्पैक्ट ऑफ दिस मेजर ये भी नहीं आ रहा है, और द मेजर इज इंक्लूड योगा ई नंबर ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे अब आएगा ऑप्शन नंबर 4, एज्यूमिंग दैट ऑल दीज रीजन्स आर ट्रू। अगर हम माने कि ये जो रीजन्स दिए गए हैं ये सब ट्रू है, तो देखिए हाँ, देखिए गाइस पैरा जंबल्स में कभी ना आपको पूरी सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप शुरुआत के 4-5 वर्ड्स पढ़ के ही समझ सकते हो कि आगे कौन सी लाइन आएगी। तो यहीं पे जैसे हमने 1 2 3 पता चल गया, पहले में बताया कि हाँ भाई बहुत बढ़ रही है हेल्थ केयर की कॉस्ट, दो आगे के 2 पॉइंट्स में 2 और 3 में रीजंस दिया। अब उस रीजंस पे बात होगी कि अगर हम माने कि ये रीजन सही हैं तो इसीलिए ए नंबर जो यहाँ पे 4th पॉइंट आता है, ए पे हम 4th पॉइंट देते हैं। अब देखिए, अब दो यहाँ पे एज्यूमिंग दैट ऑल दीज रीजन्स आर ट्रू द फैक्ट रिमेन्स दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड टू चेक द एक्सीलरेटेड कॉस्ट एंड इनिशियल सुटेबल मेजर्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ आ सकते हैं, या तो सी और ई अगला पॉइंट। अब आप सोचिए अगला पॉइंट क्या हो सकता है। अगर हम देखें, द इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स विल बी विजिबल ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल पैसेज ऑफ टाइम, और द मेजर्स इंक्लूड योगा विथ एम्फेसिस ऑन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज एंड ऑल्सो चेंज इन फूड हैबिट्स। देखिए, मेजर्स हमें इस मेजर्स मतलब स्टेप्स, लोग क्या स्टेप्स उठाते हैं हेल्दी रहने के लिए, तो भाई हमें पता रहेगा क्या हेल्थ उठाते, तब ना हम बोलेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमें पता रहेगा कि हाँ बंदा बीमार है तो उसके लिए कुछ अच्छे स्टेप्स उठा रहा है, सही तरह से स्लीपिंग पैटर्न है, सही ईटिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है, दवाइयाँ टाइम से ले रहा है, तभी तो हम बोलेंगे हाँ इसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो यहीं पे वही 2 बात आती है यहाँ पे, पहले हमें मेजर्स पता होने चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, पहले मेजर्स हमें पता होगा इसलिए हमें पहले ई डालना पड़ेगा यहाँ पे। द मेजर्स इंक्लूड योगा क्लासेस विथ एम्फेसिस ऑन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज एंड जो भी है। तो यहाँ पे हम पहले 5 नंबर डालेंगे
और तब उसकी इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो फिर इम्पैक्ट जो है ये 6 नंबर पैसेज यहाँ आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर हम देखें इसका क्या सही पैटर्न है इस पैसेज का, तो सबसे पहले हमारा आया डी, एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले हमारा आया डी, फिर आया हमारा बी, फिर आया हमारा एफ, फिर आया ए, फिर आया ई, और ई के बाद फिर लास्ट ऑप्शन था सी। तो ये है इसका सही पैटर्न। तो डी बी एफ ए ई सी। एक बार हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं गाइस कि क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी बी एफ ए, जो हमने बताया डी बी एफ ए सी, डी बी एफ ए ई सी, यही इसका सही आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, बहुत ही इजी वे में कुछ समझाने की कोशिश की थी। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है गाइस अपना अगला क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है गाइस, बस आपको वही सेम तरीका है। इसमें एफ जो नंबर है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन, वो वहीं पे रहेगा, वो फिक्स्ड है। लास्ट ऑप्शन जो है वो एफ नंबर ही होगा। ऊपर के जो 5 पॉइंट्स है उसको आपको रीअरेंज करना है कि वो सही हो। तो आप इसको फिर से वही बोलूँगा गाइज, एक बार आप अपने स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर ना बने तो फिर आगे मैं अभी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पे अगर हम रीअरेंज करना है हमें, तो पहले हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, द रिसर्चर्स इन दिस कंपनीज। बस इससे ही पता चल गया गाइज हमें कि ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि द रिसर्चर इन दिस कंपनीज, कुछ कंपनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई कुछ कंपनी, वो कंपनीज़ तो पहले बताओ क्या कर रही हैं कंपनी, कौन सी कंपनी है। डायरेक्ट हाँ इस कंपनी के रिसर्चर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। इसीलिए ए ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी नंबर, द ड्रीम्स वाइल एट वर्क कैन दस बी हेल्पफुल। देखिए, द ड्रीम्स वाइल एट वर्क कैन दस बी हेल्पफुल। देखिए यहाँ पे जो 10 वर्ड आया ना, इससे पता चलता है कि फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि 10 बोल रहा है। इसका मतलब ये किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो पहले बात हुई है, कि हाँ द ड्रीम्स जो होती हैं क्या वो हेल्पफुल हो भी सकती हैं। तो मतलब इसके पहले कुछ तो बात हुई होगी, तभी यहाँ पे 10 वर्ड आया। तो इसलिए वर्ड्स भी बहुत अच्छा प्ले करती हैं इन सब क्वेश्चंस में, वर्ड्स भी बहुत मैटर करती है, तो वर्ड्स भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे इससे पता चल गया कि भाई हमारा जो बी है वो भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या है, वुड यू बिलीव दैट सम यूके बेस्ड कंपनीज आर अरेंजिंग फॉर बेड्स एट द वर्क प्लेस। क्या तुम बिलीव करोगे कि यूके की कुछ कंपनियां बेड्स अरेंज कर रही है अपने काम की जगह पे। हाँ ये फर्स्ट प्लेस हो सकता है, काइंड ऑफ, मतलब लग रहा है कि हाँ ये फर्स्ट प्लेस हो सकता है, क्योंकि यह कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके बाद आगे की कुछ बात भी होगी, क्योंकि यहाँ की यूके बेस्ड कंपनी भी पहले बताया इसने यहाँ पे, अब उसके कंपनी के बारे में यहाँ बात हो रही है। देखिएगा यहाँ पे, इसका मतलब हाँ कुछ यहाँ पे फर्स्ट प्लेस तो हो सकता है, काइंड ऑफ। देखते हैं आगे भी, द रीज़न दे क्लेम, मतलब द रीज़न, कुछ का जो कारण है ऐसा उनका क्लेम करने का। अब यहाँ पे कुछ कारण है उनका ऐसा क्लेम करने का, भाई क्या क्लेम करने का, तो ये तो हमें पता नहीं। तो डी भी पहला पोजीशन नहीं होगा। बट इट इज़ ट्रू, बट जहाँ पे आ गया तो भाई इसके पहले कुछ तो बात हुई, तभी तो बट यहाँ आया। लेकिन भाई लेकिन से पहले भी तो कुछ बोलता है ना, वो अच्छा है लेकिन ये भी है, तो भाई ऐसा तो लेकिन के पहले कुछ तो ज़रूर वर्ड आता है, इसलिए ई भी पहला प्लेस नहीं होगा। और एफ़ की तो बात ही नहीं है, एफ़ तो हमेशा लास्ट में ही यहाँ पे आ रहा है। तो इसीलिए इससे हमें सबसे पहले पता चलता है कि जो सी ऑप्शन है हमारे, सी ऑप्शन है वो फर्स्ट प्लेस होगा। यहाँ पे हमें पता चलेगा, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है फर्स्ट प्लेस पे। अब देखिएगा इस सी ऑप्शन को हमने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। वुड यू बिलीव दैट सम यूके बेस्ड कंपनीज आर अरेंजिंग फॉर बेड्स एट द वर्क प्लेस। ठीक है, मतलब क्या तुम बिलीव करोगे कि कुछ कंपनी यूके में ऐसा कर रही हैं। तो अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे, तुम नहीं बिलीव करोगे पर यह सच है। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है तो अब उसका आंसर भी तो दो, आंसर भी देगा। पहले पूछ रहा है तुमसे क्या तुम बिलीव करोगे, उसके बाद बोलेगा पर यह सच है, तो बट इट इज़ ट्रू। वुड यू बिलीव डैट सम यूके बेस्ड कंपनीज आर अरेंजिंग फॉर बेड्स एट द वर्क प्लेस, उसके बाद आएगा
तुम बिलीव नहीं करोगे या फिर करोगे जो भी, तो उसका आंसर दे रहा है यहाँ पे, बट इट इज़ ट्रू एंड इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टेप टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। पर ये सच है और इसको माना जाता है कि इससे आपकी जो काम की क्वालिटी है वहाँ पे जब काम करोगे, अगर आप थके रहोगे तो आप अच्छे काम नहीं करोगे, अगर आप थोड़ा सा रेस्ट ले लोगे बीच में तो आप उसकी आपकी क्वालिटी जो है वहाँ पे वर्क की वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछा उसी का यहाँ पे आपको आंसर भी दे रहा है और रीज़न भी दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई हो जा रहा है रीज़न, यहाँ पे दीज कंपनीज ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब मैंने बोला था यहाँ पे द रीज़न देख लें, तो क्या रीज़न है, तो वही रीज़न की यहाँ पे बात हो गई। यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इंप्रूव हो गया, रीज़न भी आ गया। और ये जो कंपनीज दीज कंपनीज यहाँ पे थी उसका यहाँ ये पे यूके बेस्ड कंपनीज उसका भी आंसर आ गया। इसका मतलब जो दो ऑप्शंस हमें जो जो दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, रीज़न और कंपनी की, वो सब अब यहाँ पे आ चुके हैं, फिट हो चुके हैं। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो गाइस ये 1 होगा, यूके बेस्ड कंपनीज, और दूसरा ऑप्शन जो होगा बट इट इज़ ट्रू। ठीक है, 2 नंबर। अब आगे देखते क्या है। बट इट इज़ ट्रू एंड इज़ कंसिडर्ड एज ए स्टेप टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब उस कंपनी के रिसर्चर्स क्या क्लेम करते हैं वो तो बोल दिया कि हाँ पर ये सच है और इससे माना जाता है इससे तुम्हारा वर्क इम्प्रूव होगा। अब देखिए यहाँ पे द रिसर्चर्स इन दिस कंपनीज क्लेम डैट दे कुड डू बेटर बाय अलाउइंग देयर एम्प्लॉइज टू डोज ऑफ एट द वर्क प्लेस। वहाँ पे बताया पर ये सच है। अब उसके बाद ये भी तो बताएगा ना क्यों ऐसा मानते हैं भाई, तो भाई वही बता रहा है। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें द ड्रीम्स वाइल एट वर्क के अंदर, अब ड्रीम्स के बारे में अचानक से बात हो गई। भाई अचानक से ड्रीम्स कैसे आ गया, बताया उसने कि हाँ पर ये सच है क्योंकि इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब अचानक से ड्रीम्स का क्या लेना देना इसमें, भाई उससे पहले कुछ और बताओ कम क्यों ऐसा मानते हैं। तो देखिए जो बट इट इज़ ट्रू उसने बताया कि पर ये सच है, वो रीज़न बता रहा है कि क्यों सच है, क्यों ऐसा मान रहे लोग। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, द रिसर्चर्स इन दिस कंपनीज क्लेम डैट दे कुड डू बेटर बाय अलाउइंग देयर एम्प्लॉयज टू डोज ऑफ एट द वर्क। मतलब रिसर्चर, उस कंपनी के जो रिसर्चर है वो सोचते हैं कि इससे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं अच्छा काम कर पाएंगे अगर वो काम के बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे। तो इसीलिए ये जो है 3 नंबर है। पहले क्वेश्चन पूछता है सीन में, यहाँ पे ई में आंसर देता है और 3 में रीज़न देता है। ए नंबर में रीज़न दिया गया कि क्यों ये सही सच है, तो इसीलिए हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सही जा रहे हैं हम, इसका मतलब। अब 4th पॉइंट हमें गेस करना है क्या हो सकता है, सही करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 4th कौन कौन से पॉइंट्स बचे हैं, द रीज़न देख लें, एक डी नंबर बचा है एक बी नंबर बचा है। तो अब देखते हैं डी नंबर में क्या होगा। तो द रिसर्चर्स इन दिस कंपनी क्लेम डैट दे कुड डू बेटर बाय अलाउइंग देयर एम्प्लॉयज टू डोज ऑफ एट द वर्क प्लेस। अब आगे देख द ड्रीम्स वाइल एट वर्क, और द रीज़न दे क्लेम कुड बी डैट ड्रीम्स प्रोड्यूस क्रिएटिव सॉल्यूशंस। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस की बात हो रही है। पहले रीज़न द ड्रीम्स वाइल एट वर्क कैन दस बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग क्रूशियल प्रॉब्लम्स, द रीज़न दे क्लेम कुड बी द ड्रीम्स प्रोड्यूस क्रिएटिव सॉल्यूशन। अब देखिए पहला ऑप्शन अगर हम देखें, द रिसर्चर्स इन दिस कंपनी क्लेम डैट दे कुड डू बेटर, वो क्लेम कर रहे हैं। अब ये भी बताना पड़ेगा भाई ये जो क्लेम कर रहे हैं, चलो ठीक है क्लेम तो कर रहे हैं, बट किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों क्लेम कर रहे हैं, क्या उनके पास प्रूफ है कि ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं। तब उस क्लेम के बारे में बात हो रही है। उसके बाद क्लेम का रिजल्ट के बारे में बात होगी। क्लेम का रिजल्ट क्या है, ड्रीम से रिलेटेड है, क्योंकि वो ड्रीम मानते हैं कि जो ड्रीम जो है वो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ाता है। लेकिन पहले जो उन्होंने यहाँ पे क्लेम किया है गाइस, देखिए द रिसर्चर्स इन दिस कंपनी क्लेम, अब बताना पड़ेगा भाई ऐसा क्यों क्लेम कर रहे हैं। तो ये डी नंबर देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। द रीज़न दे क्लेम कुड बी डैट ड्रीम्स प्रोड्यूस क्रिएटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है तो डी नंबर होगा। 4th ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर होगा। अब उसके बाद 6th तो हमारे पास फिक्स्ड है F नंबर, तो 5th नंबर इसका मतलब बी होगा। इसका अगर हम सही पैटर्न देखें क्या होगा, तो ये था सी 1 नंबर, 2 नंबर था E, फिर A 3 नंबर, फिर D 4 नंबर, 5 नंबर बी, और फिर F।
CEADBF अगर हम देखें एक बार आंसर इसका, तो देखिए CEADBF सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था बस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बता दूं गाइस, ये सारे न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। अभी के को जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बैंकिंग के लेवल्स के, वो सब इसी तरह के आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये जो क्वेश्चंस है इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। पहले से पांचों सेंटेंस जो है आपको रीअरेंज करने हैं, ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आप चेक कीजिए एक बार। वही बोलूँगा, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, एक बार पॉज करके वीडियो को, अगर नहीं हो तो उसके बाद फिर मैं आगे आपको इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। तो देखिए गाइज यहाँ पे डिटर्जेंट्स और सोप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहला सेंटेंस। नाउ डेज सोप इज़ गोइंग ऑलमोस्ट आउट ऑफ यूज़ एज अ वॉशिंग एजेंट। मतलब आजकल सोप जो है उसका यूज़ कम हो रहा है वॉश करने के लिए। तो हाँ, काइंड ऑफ हमें लग रहा है हाँ ये फर्स्ट सेंटेंस जो है हो सकता है। आगे देखते हैं। डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज का रीज़न आ गया। मतलब डिटर्जेंट्स बता रहा है कि डिटर्जेंट सोप नहीं है, तो इसके मतलब फर्स्ट सेंटेंस तो हो सकता है लेकिन उतना कुछ ज़्यादा फिट नहीं हो पा रहा है। देखिए डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप, तो कुछ सोप के बारे में पहले बात होती, पहले डिटर्जेंट के बारे में बात होती, फिर ना दोनों को कंपेयर करते हैं। क्योंकि पैराजम्बस में हमेशा ऐसा ही, अगर आप देखोगे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हमेशा पैटर्न फॉलो किया जाता है। पहले एक चीज़ को बताएंगे, फिर दूसरी चीज़ को बताएंगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर हम बी को रख दे पहले सेंटेंस में, तो पहले ही वो कंपेयर हो जा रहा है, तो मतलब फर्स्ट सेंटेंस में फिट हो जाएगा किसी तरह, लेकिन ये जैसा कि पैराजम्बस का पैटर्न रहता है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक तरह से हम इसको अभी तक के लिए वेट पे रखते हैं, मतलब अभी नहीं लग रहा कि ये हो सकता फर्स्ट सेंटेंस। देखते हैं आगे का ऑप्शन। इट्स प्लेस हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय अ न्यू रेंज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड डिटर्जेंट। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इट्स प्लेस हैज़ बीन ऑक्यूपाइड, किसका प्लेस? ये तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस इसको रख दें, किसका प्लेस ऑक्यूपाइड हो गया डिटर्जेंट के द्वारा, ये तो नहीं पता है। हमें पता है कि सोप के द्वारा, लेकिन अगर हम इसको पहला सेंटेंस रख दें तो इट्स प्लेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये नहीं पता है, इसलिए ये तो नहीं होगा। सी नंबर नहीं होगा। डी नंबर दे आर बेटर। देखिए डी नंबर कौन बेटर भाई, दे आर बेटर लिख रहा है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस इसको रख दे तो दे आर बेटर, कौन बेटर ये तो नहीं पता है, तो डी भी नहीं होगा। सो दे आर कॉल्ड, इसलिए उन्हें सोपलेस साबुन कहते। किस लिए भाई नहीं पता, इसलिए ई भी नहीं होगा। एफ नंबर दे प्रोड्यूस हु, दे ठीक है, दे प्रोड्यूस कौन, बट ये भी नहीं पता, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस इसको भी नहीं रख सकते। इसलिए अभी तक हमने जितना भी ऑप्शंस चेक किया, हमें सबसे जो कंपैटिबल और सबसे इजी लगा सेंटेंस जो फर्स्ट पे फिट हो सकता है वो था ए नंबर ही, इसलिए हम ए नंबर जो है उसको ही फर्स्ट यहाँ पे रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ डेज सोप इज़ गोइंग ऑलमोस्ट आउट ऑफ यूज़ एज अ वॉशिंग एजेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना, एक पैटर्न फॉलो करता है। पहले एक चीज़ के बारे में बात होती है, फिर दूसरे की चीज़ के बारे में बात होती है, फिर कंपेयर किया जाता है। यही पैटर्न रहता है पैराजम्बल्स का। तो यहाँ पे देखिए पहले सोप के बारे में बात होगी, अब दूसरी लाइन में ज़रूर डिटर्जेंट्स के बारे में पहले कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे डिटर्जेंट के बारे में, सिर्फ डिटर्जेंट के बारे में कहाँ पे बात हो रहा है पहले ये देख लीजिए। डिटर्जेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल नहीं हो रहा है, बस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें पहली बार डिटर्जेंट आया और उसमें बताया कि हाँ ये डिटर्जेंट है। तो देखिए यहाँ पे सी सेंटेंस में अगर आप देखोगे सोप के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसमें डिटर्जेंट पहली बार आया। इट्स प्लेस हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय अ न्यू रेंज ऑफ केमिकल कॉल्ड डिटर्जेंट। पहले बताया कि गया है कि सोप जो है आजकल ख़त्म हो रहा है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। फिर सी नंबर में बताया जा रहा है कि इसका जो प्लेस था पहले सोप का, वो अब ले लिया गया डिटर्जेंट के द्वारा, अब डिटर्जेंट ज़्यादा यूज हो रहा है। तो पहले सोप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है ये बताया, फिर उसके बाद ये बताया कि क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, मतलब कौन अब उसके जगह यूज़ हो रहा है, तो डिटर्जेंट उसके जगह यूज़ हो रहा है। तो ये सेकंड सेंटेंस हो सकता है। तो यही सेकंड सेंटेंस है एक तरह से, क्योंकि बी नंबर में डिटर्जेंट्स के बारे में डायरेक्ट बात कर दी गई। अभी तक पहले सेंटेंस में कुछ डिटर्जेंट का नामो निशान नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई, और डायरेक्ट हम डिटर्जेंट के बारे में बता दें ये डिटर्जेंट ये होता है वो होता है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। पहले हम डिटर्जेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद ना डिटर्जेंट के बारे में बताएंगे,
तो यहाँ पे सी नंबर जो है वो सेकेंड पॉइंट आपका होगा। उसके बाद आप देखोगे ना डिटर्जेंट, सी के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद डिटर्जेंट के बारे में बता रहा है कि डिटर्जेंट क्या होता है। तो 3 नंबर, डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप बिकॉज दे आर नॉट सोडियम और पोटेशियम डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स और एज नॉर्मल सोप। यहाँ पे देखिए दोनों को ना कंपेयर कर रहा है। डिटर्जेंट आर नॉट सोप, डिटर्जेंट जो है तो होते हैं वो सोप नहीं होते हैं, जो कि सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का डेरिवेटिव होता है जो कि नॉर्मल सोप होता है, लेकिन डिटर्जेंट वो नहीं होता। तो ये काइंड ऑफ थर्ड सेंटेंस वैसे लग रहा है, आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। देखिए थर्ड नंबर सेंटेंस एक और है, डी नंबर हो सकता है, देखते हैं एक बार क्या लिख रहा है डी नंबर में। दे आर बेटर वॉशिंग एजेंट्स देन सोप बट साइंटिस्ट आर नॉट येट श्योर इफ़ देयर यूज इज़ हार्मलेस टू मैन। देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ ये थर्ड सेंटेंस हो सकता है बट उतना कुछ ज़्यादा फिट नहीं हो रहा है। पहले डिटर्जेंट्स के और सोप के बारे में कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे ना डिटर्जेंट या सोप, दे आर बेटर वॉशिंग एजेंट्स देन सोप। पहले ये तो बता दें डिटर्जेंट जो होता है वो सोप नहीं होता है। अगर दोनों एक ही होते तो फिर कंपेयर करने का क्या मतलब। पहले में हमें ये बताना पड़ेगा कि वो दोनों एक नहीं होते, फिर हम बताएंगे कि क्यों एक नहीं होते हैं और क्या रीज़न है। तो यहाँ पे डी नंबर जो है दे आर बेटर वॉशिंग एजेंट देन सोप, ये काइंड ऑफ थर्ड सेंटेंस जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि बी ज़्यादा फिट हो रहा है, डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप। पहले हमने ये बताया कि सोप इंडस्ट्री से जा रहा है, सी नंबर में हमने ये बताया कि अब उसके जगह कौन आ रहा है, फिर हम ये बताएंगे कि डिटर्जेंट जो होता है सोप नहीं होता है, सोप से अलग है। क्यों? क्योंकि सोप जो है कुछ और केमिकल से बनता है, डिटर्जेंट कुछ और केमिकल से बनता है, तो इसलिए थर्ड प्लेस पे जो डी है वो फिट नहीं हो रहा है उतना, तो थर्ड प्लेस पे हम यहाँ पे बी को ही रखेंगे। अब आके देखते क्या है, डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप बिकॉज दे आर नॉट सोडियम पोटेशियम डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स एज नॉर्मल सोप इज। उसके बाद आगे डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप, यहाँ पे बताया इस लाइन में देखो तो सोप किससे बनता है ये बताया। डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप बिकॉज दे आर नॉट सोडियम पोटेशियम डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड एज नॉर्मल सोप इज़। मतलब नॉर्मल जो सोप्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के डेरिवेटिव होते हैं जो कि फैटी एसिड से बनता है, और डिटर्जेंट वो उससे नहीं बनता, इसलिए डिटर्जेंट और सोप अलग है। अब ये बताना पड़ेगा हमें कि डिटर्जेंट किससे बनता है। फिर अगर डिटर्जेंट सोडियम पोटेशियम का डेरिवेटिव नहीं है सोप के जैसा, तो डिटर्जेंट किससे बना ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आगे की लाइन में यही बताया गया है, और वो किस में बताया गया, एफ नंबर में। दे प्रोड्यूस लैथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन वाटर। डिटर्जेंट जो होता है वो लैथर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए यहाँ पे जो ई नंबर है, सो दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप। तो यहाँ पे पहले तो डायरेक्ट कुछ मीनिंग बन नहीं रहा है, डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप पहले यहाँ पे बता रहा है, उसके बाद डायरेक्ट बोल देंगे सोपलेस सोप, तो ये तो कुछ मैटर नहीं हो रहा है। पहले बताना पड़ेगा डिटर्जेंट भाई किस चीज़ से बनता है, क्या होता है डिटर्जेंट में। तो पहले देखिए यहाँ पे डिटर्जेंट के बारे में बता रहा है, दे प्रोड्यूस लैथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन वाटर। तो ये 4 नंबर जो है एफ जो है 4 नंबर में फिट हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया कि लैथर प्रोड्यूस करता है कैल्शियम सॉल्ट्स इन वाटर में। अब देखिए डिटर्जेंट भी लैथर प्रोड्यूस करता है, लैथर मतलब झाग, डिटर्जेंट भी लैथर प्रोड्यूस करता है और सोप भी लैथर प्रोड्यूस करता है। इसीलिए अब यहाँ पे लेकिन रीज़न बताया गया कि डिटर्जेंट जो सोप में तो खुद ही झाग होता है, लेकिन डिटर्जेंट में खुद झाग नहीं होता, वो पानी में जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं उसकी वजह से डिटर्जेंट जो है हेल्प करता है डिटर्जेंट को लैथर प्रोड्यूस करने में, झाग प्रोड्यूस करने में। इसीलिए सोप को, डिटर्जेंट को सोपलेस सोप किया जाता है, मतलब बिना साबुन के साबुन। तो ये 5 ये फिट हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा एक सेंटेंस बचा डी नंबर वो 6 में जाना चाहिए। दे आर बेटर वॉशिंग एजेंट दैन सोप बट साइंटिस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट के बारे में कुछ फाइनल रिजल्ट के बारे में बात हो रही है, फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करें कि इतना सब तो हो गया, लेकिन डिटर्जेंट अभी भी जो है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट जो है श्योर नहीं है कि डिटर्जेंट जो है वो आदमियों को, इंसानों को हार्म नहीं करेगा। पहले हमने सब कुछ बताया, डिटर्जेंट क्या होता है, सोप क्या होता है, क्या कंपैरिजन है, सोप किससे बनता है, डिटर्जेंट किससे बनता है, डिटर्जेंट को साबुन के बिना साबुन बोला जाता है। लेकिन लास्ट में अब हम कंक्लूजन दे रहे हैं, दे आर बेटर वॉशिंग एजेंट्स एंड सोप, वो सोप से तो बेटर हैं ही डिटर्जेंट, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी श्योर नहीं है कि ये इंसानों को हार्म तो नहीं करेगा ना ऐसा।
तो इसीलिए ये हमारा पैटर्न बना है। एक बार हम चेक करें क्या है। 1 नंबर ए, फिर ए के बाद सी, सी के बाद बी, ए सी बी, फिर एफ ई डी, ए सी बी एफ ई डी, मतलब इसका मतलब ये 4 नंबर जो है ये हमारा टिक हो रहा है, ए सी बी एफ ई डी। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो या आंसर जो 4 नंबर है, ए सी बी एफ ई डी। तो ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था एक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपको पैराजम्बस के क्वेश्चन जो है गाइज वो सॉल्व करने एग्जाम हॉल में। और बहुत सारे पैराजम्बस के क्वेश्चन ये भी बोलूँगा कि बहुत टफ होते हैं। एक्चुअली में वो दिया जाता है आपको टाइम वेस्ट करने के लिए। तो जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन लगे कि आपको बहुत टाइम लग रहा है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ज़्यादा, तो इस टाइप को आप क्वेश्चन को अगर आप एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो स्किप भी कर सकते हैं। खैर, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये है गाइज अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है गाइज मैं बता दूं, इसमें देखिए 6 सेंटेंसेस हैं, जिसमें से 4 सेंटेंस जो है गाइज वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हैं। मतलब वो जो है सही, एकदम सही फिक्स है, उनको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, वो अपनी जगह पे सही है। सिर्फ 2 सेंटेंस जो है इंटरचेंज हो गए हैं, मतलब आपस में अदली बदली कर दे गए हैं। तो आपको उन 2 सेंटेंसेस को पहचानना है और बताना है कि वो 2 सेंटेंसेस कौन है। नीचे में ऑप्शन दे रखा है मैंने 5, या तो ए बी इंटरचेंज है, या फिर ई एफ इंटरचेंज हुए हैं, या फिर बी ई है, या फिर सी डी है, या फिर ए एफ है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए सारे ऑप्शंस को और बताइए कौन सा ऐसा 2 ऑप्शंस हैं जो कि आपको लग रहा है इंटरचेंज है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे ना तो सारे लाइन्स को आपको एक बार में समझ में आ जाएगा ये कौन सा सेंटेंस की बात हो रही है। तो आप उससे रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, और अगर उसके बाद मैं अभी आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो गाइज़ अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि कौन सा 2 सेंटेंस है, देखिए बिना आपको पढ़े ही पता चल रहा है। यहाँ पे सी और डी को आप अगर आप सारे ऑप्शन को पढ़ोगे आपको उतना कुछ खास पता नहीं चलेगा कि कौन सा इंटरचेंज है, लेकिन 2 एक ही वर्ड है जिसको आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये इंटरचेंज है। देखो ऑप्शन सी को देखो गाइज आप, द बेसिक लॉज ऑल्सो अलाउज द गवर्नमेंट, ठीक है। और डी नंबर को देखो, द बेसिक लॉज सेज द हांगकांग गवर्नमेंट। एक वर्ड जो है ना गाइज यहाँ पे ये ऑल्सो, इसी से पता चल रहा है हमारा आंसर। तो ये ऑल्सो मतलब भी, तो पहले हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे उसके बाद तो ऑल्सो यूज़ करेंगे ना गाइज। ही लाइक्स मैंगो बट ही ऑल्सो लाइक्स एप्पल, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ही ऑल्सो लाइक्स मैंगो बट ही लाइक्स एप्पल, ये तो उल्टा सेंटेंस है। मतलब पहले ये बोलेंगे ना उसको आम पसंद है बट उसको एप्पल भी पसंद है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि उसको एप्पल भी पसंद है बट उसको आम पसंद है, इसीलिए ऑल्सो जो हमेशा बाद में आता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस में जो है, इस दोनों सेंटेंस में सी और डी में बेसिक लॉ की बात हो रही है। तो बेसिक लॉ ये भी कहता है और बेसिक लॉ ये कहता है, तो ये गलत सेंटेंस है गाइस। पहले द डी होना चाहिए, द बेसिक लॉ सेज द हांगकांग गवर्नमेंट, फिर आना चाहिए सी नंबर, द बेसिक लॉ ऑल्सो अलाउज द गवर्नमेंट। इसीलिए सी और डी जो है गाइस इंटरचेंज है, इसलिए 4 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, आपको एक ही वर्ड से पता चल जाता आंसर। एक बार हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए गाइस सी और डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे ये रहा गाइज। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये जो 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये चारों सेंटेंस जो है रीअरेंज करने आपको। ये सारे सेंटेंसेस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, पहले आपको सबको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। और इसमें और भी क्वेश्चन है, आजकल ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। पहले तो आपको सारे क्वेश्चन को रीअरेंज करना है, 4 ऑप्शन है, चारों को ही रीअरेंज करना है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए पॉज करके। गाइस हम बढ़ते हैं अपने इसको सॉल्यूशन सॉल्व करने पे। देखिए पहला सेंटेंस को अगर हम देखें, रीअरेंज अगर हमें करना है तो यहाँ पे देयर आर मेनी मेमोरी कंटेस्ट्स, पहले हमारा 3 नंबर आएगा। देयर आर मेनी मेमोरी कॉन्टेस्ट्स हेल्ड इन वेरियस सिटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड, फिर 1 नंबर held in various cities throughout the world and Indians usually emerge
4 नंबर पे, एंड इंडियंस यूजली इमर्ज एज द विनर्स इन सच कंटेस्ट्स। तो इसमें अगर हम पहला नंबर में बात करें, ए नंबर में, तो पहले हमारा आ रहा है 3, फिर हमारा आ रहा है 1, फिर हमारा आ रहा है 4, और फिर हमारा आ रहा है 2, 3 1 4 2। इसका हम एक बार आंसर देख लेते हैं। जी, इसका आंसर है 3 1 4 2। आगे देख लेते हैं एक बार क्या है ऑप्शंस। बी नंबर पे, बी नंबर में अगर हम देखें वॉज अ प्री, ये तो नहीं होगा। इट वॉज एवर रिटन डाउन, नहीं। मेमोराइज देयर वर्क, 4 नंबर, नहीं। अच्छा, इन दिस अर्ली पीरियड गुड, हाँ ये देखिए 3 नंबर जो इसमें पहला सेंटेंस होगा, इन दिस अर्ली पीरियड अ गुड मेमोरी, इन दिस अर्ली पीरियड अ गुड मेमोरी, अब उस मेमोरी के बारे में कुछ बात होगा। वॉज अ प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेस एंड पोएट्स लाइक होमर, इस अर्ली पीरियड में गुड मेमोरी एक प्री रिक्विजिट है, सक्सेस को माना जाता है। और जो पोएट्स है लाइक होमर, मेमोराइज देयर वर्क बिफोर इट वॉज एवर रिटन डाउन, अपने वर्क को उन्होंने याद कर लिया था और उन्हें पता था क्या लिखना है उनके लिखने से पहले ही। इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या सेंटेंस पहले आ रहा है, तो पहले हमारा आ रहा है 3, फिर हमारा आ रहा है 1, फिर हमारा आ रहा है 4, फिर हमारा आ रहा है 2। तो इसमें हमारा आ रहा है 3 1 4 2। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं गाइस। जी, इसका ऑप्शन है 3 1 4 2। एक बार आगे क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर में। मेनी ऑफ हुम वेयर फेमस, नहीं ये नहीं होगा पहला। टू आर एंसेस्टर्स हो सकता है। ऑन विच हिस्ट, नहीं ये नहीं होगा। मेमोरी वॉज द स्लेट, ये हो सकता है। टू आर मेमोरी वॉज द स्लेट टू आर एंसेस्टर्स ऑन विच हिस्ट्री वॉज रिकॉर्डेड, नहीं ये नहीं होगा। इसमें गाइस सबसे पहला सेंटेंस टू आर एंसेस्टर्स होना चाहिए। टू आर एंसेस्टर्स 1 नंबर में, टू आर एंसेस्टर्स, अब हमारे एंसेस्टर्स के लिए, अब उसके बाद में बताना पड़ेगा मेनी ऑफ, वो हमारे एंसेस्टर्स थे क्या। टू आर एंसेस्टर्स मेनी ऑफ हुम वेयर फेमस राइटर्स एंड पोएट्स, मेमोरी वॉज द स्लेट ऑन विच हिस्ट्री वॉज रिकॉर्डेड, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो बहुत पहले पोएट्स थे और राइटर्स थे, उनके पास कुछ लिखने के लिए कुछ, हमारा आजकल हमारे बुक है ये सब नहीं था, उनका मेमोरी ही स्लेट था जिसपे हिस्ट्री रिकॉर्डेड होता है, मतलब वो सब याद रखते थे, वो कहीं लिख के नहीं रखते थे ये सब कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, सब कुछ मेमोरी बेस्ड था। तो इसमें अगर हम चेक करें कि क्या क्या ऑप्शन पहले है, टू आर एंसेस्टर 1, नहीं सॉरी, टू आर एंसेस्टर 1 नहीं है, टू आर एंसेस्टर 2 है, फिर मेनी ऑफ हुम 1 नंबर, 2 1, हिस्ट्री वॉज, मेमोरी वॉज द स्लेट 4 ऑन विच हिस्ट्री वॉज रिकॉर्डेड, 2 1 4 3। एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2 1 4 3 बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं गाइज, डी नंबर। हाउ वेयर इन टूडेज वर्ल्ड्स, हाँ ये पहला सेंटेंस हो सकता है। सम पीपल आर ऑफ द व्यू डैट, नहीं ये नहीं होगा पहला सेंटेंस। हैविंग एन एक्सेप्शनल मेमोरी इन अ वर्ल्ड, नहीं होगा। ऑफ हाई प्रेशर वर्किंग, नहीं। हाउएवर इन टूडेज वर्ल्ड ये होगा पहला सेंटेंस। फिर हाउएवर इन टूडेज वर्ल्ड सम पीपल आर ऑफ द व्यू डैट, हाँ 2 नंबर। हैविंग एन एक्सेप्शनल मेमोरी इन अ वर्ल्ड ऑफ हाई प्रेशर वर्किंग इज़ अ डिसएडवांटेज। तो इसमें गाइज लाइन बाय लाइन ही ये सेंटेंस, इसमें कुछ रीअरेंज नहीं है, ये पहले ही से अरेंज्ड है। इसमें 1 2 3 4 ही होगा। तो गाइज एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। जी गाइज इसका आंसर जो है 1 2 3 4 ही है। अब देखिए गाइज इस टाइप का क्वेश्चन जो बैंकिंग एग्जाम्स में अब आने लगे हैं, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था 2-3 क्वेश्चन ऐड करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, आपको 4 सेंटेंस अरेंज करने थे। अब अगला क्वेश्चन इसी से बेस्ड होगा। Now find that one sentence which is irrelevant among these 4 sentences and arrange the rest 3 sentences in proper order। अब आपको इन चारों सेंटेंस में गाइस जो हमने अरेंज किया है, इसमें से एक सेंटेंस जो है गाइस वो ना, मतलब इस 4 सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा है, वो एक सेंटेंस इररिलेवेंट है। मतलब 3 चीज़ें एक चीज़ के बारे में बात कर रही है, 3 सेंटेंस एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो चौथा सेंटेंस है वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है। आपको वो सेंटेंस पहचानना जो इररिलेवेंट है, और बाकी के 3 सेंटेंस को आपको रीअरेंज भी करना है।
तो गाइज आइए देखते हैं क्या कौन सा सेंटेंस है। देखिए गाइज, ये जो बी नंबर है वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, हमारे हिस्ट्री के बारे में, अर्ली पीरियड। और ये जो है एंसेस्टर्स, सी नंबर में एंसेस्टर है वो भी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। और डी नंबर जो हाउएवर इन टुडेज वर्ल्ड सम पीपल आर ऑफ द व्यू दैट एक्सेप्शन मेमोरी इन अ वर्ल्ड ऑफ हाई प्रेशर वर्किंग इज अ डिसएडवांटेज। डी नंबर जो है काइंड ऑफ आज के बारे में बात कर रहा है। और पहला ऑप्शन जो है हेल्ड इन वेरियस सिटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड एज द विनर्स इन सच कंटेस्ट। यहाँ पे कंटेस्ट के बारे में बात कर रहा है कि आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जिसमें इंडियंस इमर्ज कर रहे हैं। देखिए बी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब बी सी तो जो दोनों जब एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है हमें एक ही सेंटेंस निकालना है इररिलेवेंट। जब बी सी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब बी सी तो पक्का होंगे। अब डी और ए में कोई एक होगा। देखिए हाउएवर इन टुडेज़ वर्ल्ड यहाँ पे बोल रहा है, मतलब जबकि आज के वर्ल्ड में, इसका मतलब जबकि आ रहा है, मतलब जबकि आज के वर्ल्ड में, इसका मतलब पहले के बारे में कुछ बात हुई होगी। हाउएवर इन टुडेज़ वर्ल्ड में पहले के बारे में बताया होगा, अरे पता है पहले ये होता था जबकि आज तो ये अलग 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 चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डी जो है फिट हो रहा है एक तरह से, क्योंकि पहले दो चीज़ के बारे में, पास्ट के बारे में बात करेगी, फिर प्रेजेंट के बारे में बात करेगी। लेकिन ए का जो है किसी भी तरह से रिलेशन नहीं बना, वो अलग ही कॉन्टेस्ट, आजकल कंपटीशन जो हो रहे हैं मेमोरी बेस्ड, उनके बारे में बात करें तो ए नंबर जो यहाँ पे गाइस वो अलग फिट नहीं हो रहा है, इससे ए नंबर को अलग ऑप्शन होगा। और जो हमने करेक्ट ऑर्डर पहचानना था गाइस, अगर वो हम देखें तो यहाँ पे है सी बी डी। देखिए वही मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले देखिए टू आर एंसेस्टर्स जो है वो पास्ट के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा पास्ट, बहुत पहले की बात करिए। टू आर एंसेस्टर जो है मतलब दिमाग में वो लोग याद करके रखते थे हिस्ट्री को, मतलब ये बहुत पहले की बात करिए, लिखना तो स्टार्ट हो गया था 500,000 साल पहले, ये उससे भी पहले की बात हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा पास्ट है। बी नंबर ये क्या बोल रहा है, इन दिस अर्ली पीरियड अ गुड मेमोरी वॉज अ प्रीरिक्विजिट फॉर सक्सेस एंड पोएट्स लाइक होमर। यहाँ पे थोड़ा सा पहले उसके बाद की बात हो रही, इन दिस अर्ली पीरियड मतलब अब जो है थोड़ा आज के टाइम की बात। और हाउएवर इन टुडेज़ वर्ल्ड ये एकदम मॉडर्न की बात हो रही है। तो हमें एकदम लाइन वाइज चलना पड़ेगा, पहले सबसे पास्ट, फिर थोड़ा सा नया, और उसके बाद एकदम आज के टाइम में मॉडर्न के वर्ल्ड में। तो देखिए सबसे पास्ट है सी, फिर है बी, थोड़ा सा उसके बाद इन दिस अर्ली पीरियड, और फिर है सबसे ज़्यादा मॉडर्न हाउएवर इन टुडेज़ वर्ल्ड, डी नंबर। तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो सी बी डी है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे गाइस जो मुझे आपको आज बताना था इस वीडियो के थ्रू। और ये सब न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस बेस्ड हैं, आजकल एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये सब पिछले साल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा गाइस। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।